हेलो एवरीवन। आज हम लोग सी लैंग्वेज में यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन के बारे में। जो टॉपिक्स एसबीटी के द्वारा डिफाइन किया गया है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है यूजेज ऑफ फंक्शंस। फंक्शन का यूज क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यूजर डिफाइन फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को प्रोग्राम में कैसे कॉलिंग करते हैं। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे है एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, जिसको पैरामीटर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट्स या पैरामीटर किसे कहते हैं। रूल्स टू ए कॉल फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन को कॉल करने का क्या रूल्स होता है उसको डिफाइन करना है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, इनको हम लोग को देखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिकर्सन का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिकर्सन। रिकर्सन किसे कहते हैं और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कुछ प्रोग्राम को डिस्कस करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग को डिस्कस करना है। लोकल को इंटरनल वेरिएबल्स और ग्लोबल को एक्सटर्नल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर हम लोग बात करेंगे वाइड फंक्शन किसे कहते हैं। और लास्ट में एक आपका टॉपिक हो जाएगा स्टोरेज क्लासेस इन सी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज क्लास होते हैं सी लैंग्वेज में, जिसमें हम लोग वेरिएबल को स्टोर करते हैं। और उसमें आपका हो गया ऑटो, जिसको ऑटोमेटिक के नाम से जानते हैं, स्टैटिक हो गया, फिर एक्सटर्न हो गया, और फिर आपका रजिस्टर हो गया। तो ये सभी टॉपिक्स आपके एसबीटी के सिलेबस में डिफाइंड है। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या यूज होता है। अगर डिफाइन करेंगे व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन को कहता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगा जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हमें कोई नंबर है ए और बी, दो नंबर है और इन दो नंबर को हम लोग एडिशन करना है, तो इसको एडिशन करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स यानी कि इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन, इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है ना, यानी कि ये हो गया क्या है, आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गया। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आपके एडिशन को परफॉर्म करेगा। तो एडिशन को परफॉर्म करने के लिए इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एक रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसको बाइंड करना होगा। जैसे रूल्स क्या होगा, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन हो गया और करली ब्रेसेस क्लोज हो गया। तो ये क्या होगा, इस स्टेटमेंट्स का स्कोप हो गया कि करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज के यहाँ तक आपका जो है ना इसका स्कोप होगा। अब इसके बाद इस ग्रुप जो बनाया है स्टेटमेंट्स का, इसका कुछ नाम देंगे। जैसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, जो कि एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं आपका ऐड। इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, ऐड। अब फंक्शन ये तब बनेगा जब इस नाम के साथ इसमें जो है ना आपका पैरेंथेसिस ऐड हो जाएगा। पैरेंथेसिस ऐड हो गया तो फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या हो गया, ऐड, और पैरेंथेसिस ऐड हो गया। अब पैरेंथेसिस के बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन जो है ना आपको यहाँ पे नहीं देना है, सेमी कॉलन नहीं देना है, क्योंकि सेमी कॉलन को हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स। जैसे ही आप सेमी कॉलन यहाँ पे पुट करेंगे तो इस स्टेटमेंट का एंडिंग यही होगा। मतलब यह है कि ये नीचे कंपाइलर को यानी कि आने ही नहीं देगा, तो इस स्टेटमेंट को एक्सक्लूड नहीं करने देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये समझ गया कि अगर आप वहां पे सेमी कॉलन दे देंगे तो वहां पे आपका इस स्टेटमेंट को एक्सक्लूड यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो ये आपका फंक्शन का नाम यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये फंक्शन किस टाइप का रिटर्न वैल्यू देगा, वैल्यू को रिटर्न क्या करेगा, तो यहाँ पे आपको टाइप देना। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे इंटीजर रिटर्न हमको चाहिए, तो यहाँ पे हो गया क्या, इंटीजर रिटर्न कर दिए। तो ये हो गया इसका डेटा का टाइप यानी रिटर्न वैल्यू। मतलब ये हो गया आपका क्या, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या देने वाला है, यानी किस टाइप का देने वाला है। फंक्शन का नाम क्या हो गया, तो यहाँ पे ऐड हो गया, फंक्शन का नाम हो गया ऐड। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे पैरेंथेसिस है। और ये आपका इसका जो है ना इसका बॉडी हो गया, फंक्शन का बॉडी होगा, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और ये सभी स्टेटमेंट्स एक साथ मिल करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क गिवन टू द इंस्ट्रक्शन। आप जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है और वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो
इसमें रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन नाम कैसे देंगे, पैरेंथेसिस कैसे देंगे, ये हम लोग डिक्लेरेशन का पार्ट है उसमें देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो सिंपली कहेंगे ग्रुप ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी का स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने वाला है तो उसे हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन को, यहाँ पे प्रिंटफ है, प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है, प्रिंटफ भी का एक फंक्शन, यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे सेमीकोलन दिया जाता है क्योंकि ये सिंगल लाइन का स्टेटमेंट्स है। तो सिंगल लाइन का अगर कोई स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करना है तो आप उसमें पैरेंथेसिस के बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर सकते हैं। और इसका कोडिंग आपको पहले से डिफाइन किया गया है आपके कंपाइलर में। तो सी कंपाइलर में प्रिंटफ का मीनिंग क्या है पहले से डिफाइन कर दिया गया है और आपको इसको डायरेक्टली जो है ना यूज कर लेना है, इसलिए इसको प्री डिफाइन फंक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग इसके फंक्शन के टाइप्स में देखेंगे। तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देख लेते हैं, कैसे हम लोग एग्जाम में दिख पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि इफ फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो उसमें स्टेटमेंट्स में इस स्टेटमेंट यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने वाला जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है उसी को फंक्शन कहेंगे। तो सिंपल में कहेंगे फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि किसी सी प्रोग्राम के पास एटलीस्ट कितने फंक्शन हो सकते हैं, मिनिमम पे ज्यादा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो कम से कम एक फंक्शन होगा और वो जो फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन, उसका नाम क्या है, मेन फंक्शन, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा। तो कम से कम एक फंक्शन हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप मैक्सिमम चाहे जितना चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मिनिमम का लिमिटेशन है कि मिनिमम एक होगा और वो जो एक होगा उसमें क्या होगा, आपका मेन फंक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली एक्सिक्यूट्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक्स ऑफ कोड होता है, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो एक्सिक्यूट तब होता है जब उसको कॉल किया जाता है, जब आप कॉल करेंगे प्रोग्राम में तब वो एक्सिक्यूट होता है, उसके अंदर का जो कोड है वो एक्सिक्यूट होता है। सिंपल सा अगर कहें कि कोई भी इंसान है जो आपके अंडर में काम कर रहा है तो आप उसको जब कॉल करेंगे यानी कि जब उसको कोई काम कहेंगे तभी वो काम करना शुरू करेगा। ठीक उसी प्रकार से फंक्शन काम करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। अगर आप कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में बहुत सारे आपका उसमें स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। जब आप एडिशन बटन प्रेस करते हैं तो एडिशन टास्क परफॉर्म करता है, दैट मीन्स कि एडिशन का फंक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है। अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन एक्सिक्यूट करेगा, दैट मीन्स कि जो आप फंक्शन को कॉल करेंगे वहीं वहां पे एक्सिक्यूट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम समझते हैं कि आप फंक्शन समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सी प्रोग्राम एक्सिक्यूशन बिगिंस फ्रॉम मेन फंक्शन। कोई भी सी प्रोग्राम है उसका जो एक्सिक्यूशन स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, तो मेन फंक्शन होगा। तो आप दो क्वेश्चन याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन के पास, किसी भी प्रोग्राम के पास कम से कम एक फंक्शन हो सकता है और वो एक फंक्शन का नाम मेन होता है। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और कोई भी प्रोग्राम हमेशा जो स्टार्ट होता है एक्सक्यूशन वो मेन फंक्शन से एक्सिक्यूट होता है, चाहे आप मेन फंक्शन ऊपर लगाएं या मिडिल में लगाएं या नीचे में लगाएं, लेकिन एक्सक्यूशन हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, मेन फंक्शन से। आगे हम लोग एग्जांपल में इसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू ए फंक्शन। आप फंक्शन के अंदर में पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं, जिसको डेटा कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं, उसको आप पास कर सकते हैं। कैसे पास करते हैं आगे का ये मैटर है, आगे हम लोग टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करते हैं एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीयूजिंग कोड के लिए। जैसे कि आपको दो नंबर को ऐड करना है तो आप कैलकुलेटर में उसका प्रोग्राम लिख करके उस फंक्शन को रख दिए हैं, आप जैसे ही प्रेस बटन दबाएंगे वो एडिशन का फंक्शन एक्सिक्यूट करेगा, आपको एडिशन का
रिजल्ट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि दो नंबर को बार बार ऐड करना है। तो बार बार ऐड करना है तो एक बार आप फंक्शन बना दिए हैं और उसको बटन पर सेट कर दिए हैं, आप जब भी प्रेस करेंगे नंबर को ऐड करके दे देगा। बार बार लिखने से बचेंगे, यानी कि बार बार आपको कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि हम लोग फंक्शन बना लेते हैं कि इस फंक्शन को बार बार अगर हमको कभी भी जरूरत पड़े तो उसको एक्सिक्यूट करा लेंगे। तो रीयूजिंग कोड, यानी कि एक बार लिखें और बार बार उसका यूज करें, इसी को बोलते हैं रीयूजिंग। जो कोड लिखे हैं उसको रीयूज बार बार कर रहे हैं। तो फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी कोड का बार बार यूज कर लेते हैं, इसका एडवांटेज हो गया। ये फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी का कोड। देखिए यहाँ पे रीयूजेबिलिटी कर रहा है ना, रीयूज कर रहे हैं कोड का, तो कोड को रीयूज करने के लिए कितना बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो मेनी टाइम्स। दैट मीन्स कि एज योर रिक्वायरमेंट, जितना बार आप चाहें उतना बार उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जितना बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतना बार उसका कोड रीयूज आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा यूज ऑफ फंक्शन। लेकिन उससे पहले इसको हम लोग एक बार डिफिनेशन को समराइज कर लेते हैं कि कैसे प्रोग्राम में कौन कौन से पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। किसी भी सी प्रोग्राम के पास कम से कम एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, मेन होता है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक्सिक्यूट तब होता है जब इसको कॉल किया जाता है। हमेशा किसी भी सी प्रोग्राम का जो एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, मेन फंक्शन से शुरुआत होता है। आप फंक्शन के अंदर में पैरामीटर्स को, आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं और फंक्शन का यूज करके आप कोड का रीयूज कर सकते हैं। और फंक्शन में आप मल्टीपल टाइम्स किसी भी कोड को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स आप उसको कॉल कर सकते हैं और उसे कोड को रीयूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम के रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया जिसको आप समराइज कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो ये पॉइंट आपका यूज ऑफ फंक्शन के रिगार्डिंग है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करके वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब आप फंक्शन का यूज करते हैं तो किसी एक ही कोड को बार बार लिखने से आप बच जाते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर को, तो उसका कोड लिखें और उसका फंक्शन बना दिए। दैट मीन्स उसके कोड को एक साथ बाइंड कर दिए, एक नाम दे दिए मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन नाम दिए, इसका मतलब है कि उस कोड के अंदर में यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे MUL और ये बना दिए और इसके अंदर में हम जो है ना एक ये हो गया। तो ये इसमें हम कोडिंग कर दिया मल्टीप्लिकेशन का। तो आप जो है ना अगर कई बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर का तो सिर्फ इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे और ये कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप बार बार लिखने से बच जाएंगे। तो अगेन एंड अगेन आपको लिखना नहीं पड़ेगा कोड और आपका टाइम का सेविंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम। दैट मीन्स कि आपको जितना बार चाहें आप उतना बार उस फंक्शन को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उसे कोड को रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि इन ए लार्ज सी प्रोग्राम फाइंडिंग बग एंड डिबग इज वेरी इजी। देखिए बग का मतलब यहाँ पे होता है एरर, बग मीन्स एरर और डिबग मीन्स होता है करेक्टिंग द एरर, यानी कि एरर को फाइंड करना या एरर मिल जाना बग कहलाता है BUG, और उस एरर को ठीक कर लेना डिबग कहलाता है। तो सी प्रोग्राम में अब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अगर 10 पेज 20 पेज का प्रोग्राम आप बना पा रहे हैं तो उसमें बग और डिबग को फाइंड करना बहुत ही आसान है अगर आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। कारण क्या है कि 20 पेज का अगर प्रोग्राम बना है तो उसमें अलग अलग फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं, तो अलग अलग फंक्शन में आप एक्सिक्यूट करके और उसके बग को फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही इजीली उसको डिबग कर सकते हैं। तो डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन, यानी कि मल्टीपल फंक्शन में आप पूरे बड़े से प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। इसको मॉड्यूलरिटी कहते हैं, यानी एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना मॉड्यूलरिटी कहलाता है। और छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड करते हैं वहीं छोटा सा जो पार्ट बनता है वहीं कहलाता है आपका फंक्शन। ये सब जो है ना आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि सी प्रोग्राम का या फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का जो सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है वो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, जो एक बार कोड को लिखें और बार बार एक्सिक्यूट करें, उसको रन कर लें, ये इसका मेन जो है ना एडवांटेज है, अचीवमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यूज में आप क्या पॉइंट लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बार बार कोड को लिखने से
बच पाएंगे अगर फंक्शन का यूज करते हैं। आप मल्टीपल टाइम जो है ना प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बग और डिबग को निकालना यानी कि बग एरर फाइंड करना है और उसको क्रिएट करना है तो फंक्शन का यूज आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन का यूज करने से आपका प्रोग्राम जो है ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है और छोटे छोटे पार्ट में एरर फाइंड करना और उसको करेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसका सबसे जो बेस्ट एडवांटेज का है या अचीवमेंट का है तो होता है रीयूजेबिलिटी। दैट मीन्स एक बार कोड को लिखे बार बार यूज करें तो ये हो गया आपका रीयूजेबिलिटी। तो हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का यूज क्या होता है, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन का। तो फंक्शन को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो आपको सी के लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, आपको सिंपली उसको यूज करना है। दैट मीन्स कि जैसे ही आप उसका नाम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में तो वो फंक्शन में जो भी कोड पहले से लिखा गया है वो सारे कोड आपको प्रोग्राम में यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में कहें तो प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या है, एक तरह का एक फंक्शन है जिसमें हम लोग जो कुछ भी प्रिंट करना होता है इसका यूज कर लेते हैं। आपका यहाँ पे स्कैनएफ हो गया। स्कैनएफ भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है जिससे हम लोग डाटा को स्कैन करते हैं इनपुट कराने के लिए। गेट ch हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया। उसके बहुत सारे फंक्शन हैं ऐसा जो है ना जिसका हम लोग सिंपली जो है ना यूज कर लेते हैं, जिसका डिफिनेशन पहले से लाइब्रेरी में दिया गया है, उसका कोडिंग पहले से लिखा गया है। तो जो फंक्शन का डिफिनेशन या कोडिंग पहले से सी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, सिंपली हम लोग यूज करते हैं, उस तरह के फंक्शन को कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि वो लाइब्रेरी में रखा गया है तो उसको लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। सी लाइब्रेरी ये अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो अपना खुद का भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी फंक्शन को क्रिएट कर भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो फंक्शन यूज करने के दौरान प्रोग्रामर क्रिएट करता है खुद से उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। और जो फंक्शन पहले से अवेलेबल है आपको सिंपली यूज करना है उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन अगर पूछा जाए कितने टाइप्स के होते हैं तो फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन फंक्शन होते हैं, तो पहला तो आपका हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसका मीनिंग पहले से पता है कंपाइलर को, लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, इसको सिंपली आपको यूज करना है। और अगर आप चाहें तो आप खुद का फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। प्री डिफाइंड फंक्शन को तो हम लोग सिंपली यूज करते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं आगे के सेशन में हम लोग इसको भी देखेंगे और खुद अपना फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल भी करेंगे, कॉल करने का रूल भी देखेंगे और एक्सिक्यूट करके प्रोग्राम को सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोग को दोनों को डिफाइन करना है कि क्या होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन का और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी हेडर फाइल्स, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के जो हेडर फाइल्स हैं उसमें पहले से इसको डिफाइन किया था। आप सिंपल में ये समझ सकते हैं कि जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस कंपाइलर का अपना हेडर फाइल होता है और उस हेडर फाइल में बहुत सारे पहले से लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जिसको सिंपली आपको यूज करना है। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग प्री डिफाइन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है when you include the header file in C program, जैसे ही आप हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं C प्रोग्राम में, these function are available for use। जैसे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, तो studio.h में क्या है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, यानी कि एक ऐसा हेडर फाइल है जिसमें अगर आपके प्रोग्राम में स्टैंडर्ड कुछ इनपुट आउटपुट करवाना है तो उसके लिए जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन उस हेडर फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, उस तरह से हैश इंक्लूड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, conio.h। यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि ये हेडर फाइल अगर आप अटैच करते हैं तो कंसोल का मतलब होता है CON का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंसोल हो गया। कंसोल का मतलब होता है इनपुट या आउटपुट, इनपुट या आउटपुट।
तो इससे संबंधित जो भी अगर आपको यहाँ पे सॉरी, कंसोल का मतलब इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट होता है, कंसोल का मतलब आउटपुट होता है। तो आउटपुट से संबंधित जो भी आपको स्टैंडर्ड फंक्शन चाहिए वो फंक्शन इस हेडर फाइल में अवेलेबल है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को सी प्रोग्राम के साथ, तो दिज फंक्शन आर अवेलेबल फॉर, उस हेडर फाइल में जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके प्री डिफाइंड फंक्शन का, लाइब्रेरी फंक्शन का, जैसे स्कैनफ हो गया, प्रिंटफ हो गया, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, गेट्स हैं, सेल है, फ्लोर है, ये सब जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग सिंपली उसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन का, तो वैसा फंक्शन जिसको हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं एज योर रिक्वायरमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि सी लैंग्वेज ऑल्सो अलाउ प्रोग्रामर टू डिफाइन फंक्शन। सी लैंग्वेज ये अलाउ करता है प्रोग्रामर के लिए कि आप अपना फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। सच फंक्शन क्रिएटेड बाय यूजर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट, आपके प्रोग्राम का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन क्रिएट एज मेनी यूजर डिफाइंड फंक्शन एज यू वांट। आप जितना चाहें उतना यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अकॉर्डिंग आप जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। इससे कोई लिमिटेशन नहीं है सी प्रोग्राम में। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइज द कोड, यानी कि ये बहुत बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बड़े से प्रोग्राम को छोटा कर देता है और कोड को ऑप्टिमाइज करता है। एग्जाम्पल में आप अपना जैसे एडिशन करना है तो सम यहाँ पे सम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस ऐड करना पड़ेगा, एम यू एल मल्टीप्लिकेशन का एक्स वाई जेड पी क्यू, यहाँ पे एम एन पी, कुछ भी आप जो है ना अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े अभी फंक्शन के रिगार्डिंग। तो हम लोग पहले पढ़े कि फंक्शन क्या होता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शन जो होता है ना उसका जो यूज हम लोग देखे कि फंक्शन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, और फिर हम लोग देखे टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसमें हम लोग डिस्कस किए प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। आगे के सेशन में हम लोग और भी जो भी टॉपिक्स है उसको कंप्लीट हम लोग करते चलेंगे।